गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप सभी लोगों के साथ क्लास 11 का एक चैप्टर दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। साथ ही साथ एक कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, in another condition that object is going to be in rest too। और हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। मोशन के बारे में हम बात करें तो मोशन को सिंपली हम कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन समय के साथ चेंज कर रहा है तो वह मोशन में है, एंड नहीं कर रहा है तो वह रेस्ट में है। इसके बाद हम जानेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड, वेलोसिटी एंड देयर वेक्टर फॉर्म एंड many of the things we are going to come through in this chapter। तो वन बाय वन करके हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले हमारे पास टर्म आता है, वो टर्म आता है मोशन। मोशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं बॉडी सेट टू इन मोशन, a body change its position with time अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है तो हम कहेंगे कि वह बॉडी मोशन में है। वहीं रेस्ट रेस्ट की बात करें, अ बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। अगर कोई बॉडी समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो उसे हम रेस्ट में बोलेंगे। और इस मोशन के बारे में हम फिजिक्स की एक ब्रांच में पढ़ते हैं और उस ब्रांच का नाम होता है मैकेनिक्स। सो वी हैव टर्म मैकेनिक्स। What is the mechanics? Mechanics is the branch of physics which deal with study of motion। Mechanics is the branch of physics which deal with study of motion। हमने मैकेनिक्स को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स वो ब्रांच होती है जिसमें हम पढ़ते हैं उस कंडीशन में जब बॉडी रेस्ट में होती है। जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो एक स्पेशल ब्रांच है जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक्स। सो हमारे पास
मैकेनिक्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इट इज categorized into 3 parts. First, statics. So it deal with study of motion when it is in rest. साथ ही साथ इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वह रेस्ट में है, जिस उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, हम कहें जो नेट फोर्स पर लग रही है वह 0 है, या फिर उस पर जैसे हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पर जितनी फोर्स लग रही हैं उन सबका नेट 0 है, या तो हमारे पास ये बॉडी है इस पर फोर्स सारी 0 लग रही है, कोई फोर्स ही नहीं लग रही तो भी रेस्ट में है, या फिर फोर्स तो बहुत सारी लग रही हैं, फोर्स तो बहुत सारी लग रही हैं लेकिन सारी फोर्सेस का जो नेट है वो 0 है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी बॉडी है वो भी रेस्ट में ही मानी जाएगी। Put it down. Second, kinematics. हाँ, जो काइनेमेटिक्स होती है वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं विदाउट टेकिंग द कॉस्ट ऑफ द मोशन इन कंसंट्रेशन। हम उन रीजन्स को जिनकी वजह से वो मोशन हुआ उनको कंसिडर नहीं करते हैं। इस तरीके उस ब्रांच को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। जिस तरीके से अगर एक कार चलती है और चल करके आती है तो हम केवल उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखेंगे, हम ये नहीं देखते कि उसके रोड कैसा था या फिर वेदर था या क्या था, हम ये सब चीजें नहीं देखते हैं। हम केवल देखते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, 5 मिनट तक उसने टाइम लिया है। तो हम केवल उसमें इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशंस को देख रहे हैं और उनको वहां तक आने में क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ा या किस तरीके से वहां तक आया, इन सबको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के मोशन को हम जिसमें पढ़ते हैं, इस तरीके की हम फिजिक्स को पढ़ते हैं उसे काइनेमेटिक्स कहते हैं। सो वी हैव ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट डील विद स्टडी ऑफ मोशन of a body without taking the cause of motion in account. एंड काइनेमेटिक का मतलब ही हमारे पास मोशन होता है, साथ ही साथ थर्ड हमारे पास होता है डायनामिक्स।
फर्स्ट नोट डाउन। तो डायनेमिक्स के अंदर जो मोशन हो रहा होता है उसका रीजन होता है, और रीजन को भी हम कंसीडर करते हैं बाय स्टडिंग द मोशन। जैसे हमने न्यूटन्स लॉ के बारे में हम पढ़ते हैं, तो न्यूटन्स के 3 नियम हमने दिए हैं, वो डायनेमिक्स में आते हैं। तो उसमें हम रीजन पता करते हैं कि मोशन का रीजन क्या है, क्यों रीजन हो रहा है, क्यों मोशन रुक गया, ये सब का एक रीजन रहता है हमारे पास। तो जिसमें हमारे पास एक रीजन रहता है, हम उसके रीजन्स को या कंडीशंस को या जिसने उस मोशन को किया उसको कंसीडर करते हैं, उसको हम कहते हैं डायनामिक्स। सो इट डील विद स्टडी ऑफ मोशन and also take cause of motion in account। ये कॉज ऑफ मोशन को भी अकाउंट में लेती है। इस तरीके से हमारे पास 3 ब्रांचेस बन के आती हैं स्टैटिक मैकेनिक्स की। स्टैटिक्स जिसमें हम मोशन रेस्ट करके पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स जो कि मोशन ऑफ द बॉडी को स्टडी करती है जब हमारी बॉडी जो है एक्चुअल मूव कर रही है, लेकिन हम ये रिस्पॉन्सिबल जो उस मोशन को रिस्पॉन्सिबल है, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, हम उसे कंसिडर अभी नहीं कर रहे हैं, या कंडीशन है जिसकी वजह से मोशन हुआ है उसे हम भी नहीं देख रहे हैं। वहीं डायनेमिक्स के अंदर हम मोशन को पढ़ते हैं और साथ ही साथ में उस मोशन को करने वाली फोर्स या कंडीशंस को भी अकाउंट में लेते हैं डायनेमिक्स के अंदर। तो हमारी 3 ब्रांचेस रहती हैं, सो नोट इट डाउन। इसके बाद अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले मोशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन होता है जिसमें हमारी बॉडी जो होती है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। बॉडी किस प्रकार की, पॉइंट मास बॉडी या सिंगल पार्टिकल जो है हमारे वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो ऐसी मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कि हमारी बॉडी पॉइंट मास नहीं होती है, इट हैज फिक्स्ड डायमेंशन, और उसमें हर पार्टिकल सेम स्पीड से चल रहा होता है, सेम डायरेक्शन में पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसी बॉडी को, ऐसे मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन। जब कोई पॉइंट मास बॉडी या फिर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। वहीं अगर एक लार्ज बॉडी या जो बॉडी पॉइंट मास नहीं है वो मूव कर रही है और या अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, तो ऐसे मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। वहीं अगर कोई बॉडी जो है वह टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही है अबाउट इट्स मीन पोजिशन, तो ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और सिंपल टर्म पीरियोडिक एंड बाउंडेड, पीरियोडिक एंड बाउंडेड मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और जब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो यही मोशन जो है हमारा वाइब्रेटरी मोशन बन जाता है। तो ये हमारे पास मोशन के कुछ प्रकार थे, तो अब इन्हें वन बाय वन करके हम लिखेंगे।
तो पहला मोशन है हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन को हम डिफाइन करें, अ मोशन इन विच particle or a point mass body moving in a straight line ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल या फिर पॉइंट मास बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ऐसी मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। पॉइंट मास बॉडी क्या होती है? पॉइंट मास बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो कि अपने डिस्टेंस या में साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। हमें लिख लेते हैं पॉइंट मास बॉडी, पॉइंट मास बॉडी को डिफाइन करें, इट इज अ बॉडी that cover much larger distance as compared to its size। compared to its size, अपने साइज के कंपेरिजन में वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो हमारे पास अर्थ, ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास सन है। सन बहुत दूर है इसलिए छोटा दिख रहा है। और अगर हम बात करें अर्थ का डायमीटर और अर्थ का डिस्टेंस सन से बहुत ज्यादा है, इसीलिए जब हम अर्थ को सन के कंपेरिजन में देखते हैं तो अर्थ हमारे लिए एक पॉइंट मास बॉडी होती है। इसी प्रकार से अगर एक कार, जो एक कार है वह चल रही है और उसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है एज कंपेयर टू इट्स डायमेंशंस, तो ऐसी कंडीशन में भी वो कार जो है एक पॉइंट मास बॉडी कंसिडर की जाएगी। तो ऐसी बॉडी को हम पॉइंट मास बॉडी कहते हैं और जब ये पॉइंट मास बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो उस मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। सेकेंड मोशन ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, फर्स्ट नोट डाउन। ट्रांसलेटरी मोशन पहले हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे पास ये एक पॉइंट मास बॉडी थी, लेकिन अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बात करें तो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन में जो बॉडी होती है वह पॉइंट मास नहीं होती है, उसके कुछ न कुछ डायमेंशंस होती हैं और हर पार्टिकल जो होता है
वह ट्रेवल कर रहा है। ईच एंड एवरी पार्टिकल इज गोइंग टू ट्रेवल। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर एक पार्टिकल के अपने डायमेंशंस हैं और हर पार्टिकल जो है अपना मोशन दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जब ये पार्टिकल यहाँ पर मोशन कर रहा है तो इंडिविजुअल हर पार्टिकल सेम स्पीड से चल रहा है, सेम स्पीड से, और हर एक पार्टिकल पैरेलल होता है, पैरेलल टू ईच अदर। ये पॉइंट मास बॉडी नहीं है, लेकिन इसमें हर पार्टिकल जो है स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रेट लाइन, दैट इज पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस प्रकार के मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो कैसे देंगे हम? अ मोशन in which the कंस्टेंट पार्टिकल मतलब कि जिन पार्टिकल से मिलकर के बॉडी बनी है, रिजिड बॉडी, जो पॉइंट मास नहीं होती वो रिजिड बॉडी होती है, रिजिड बॉडी जो मिलकर के बनी हुई है। तो अब मोशन इन विच द बॉडी in which the constant particles of rigid body travel in straight line parallel to each other and cover equal distance in equal time interval. इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। Next type of motion we are going to have with circular motion. Circular motion. तो सर्कुलर मोशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसा मोशन जो कि एक पॉइंट मास बॉडी के द्वारा किया जाता है अराउंड द सर्कुलर पाथ। A type of motion in which a body a point mass body point mass body moving in a circular path, moving in a सर्कुलर पाथ। एक ऐसा मोशन जिसमें कि जो एक बॉडी है जो पॉइंट मास है वह सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। दैट इज हमारे पास एक सेंटर है, सेंटर से फिक्स रेडियस है और इस रेडियस के अराउंड में जो हमारी बॉडी है वह रोटेट कर रही है। आर डिस्टेंस रेडियस है इसकी,
बस हाँ, और यहाँ से इस तरीके सर्कुलर पाथ में ये बॉडी रोटेट कर रही है, पॉइंट मास बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है। ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। वहीं दूसरा टाइप का मोशन होता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन रोटेटरी मोशन हमारे पास अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक रिजिड बॉडी होती है। सपोज कीजिए कुछ इस प्रकार की हमारे पास एक रिजिड बॉडी होती है ऐसे, और इसमें हर एक पार्टिकल अपनी फिक्स एक्सिस पर एक एक स्ट्रेट लाइन होती है, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होती है हर पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास को मिला के बनती है। सेंटर ऑफ मास, जिससे हम आगे पढ़ेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन पर सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो रोटेट करते हैं, और ये किसी का रेडियस कम होता है, किसी का रेडियस ज्यादा होता है, बट जो रोटेशन की स्पीड होती है वो सबकी सेम होती है। वेलोसिटी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होती है। सो ऐसे मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। ये रिजिड बॉडीज के अंदर देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं अ मोशन इन विच a body which is not a point mass और रिजिड बॉडी a motion in which a body which is not a point mass is moving in such a way that its constant particle constant particle constant तो ऐसा मोशन जिसमें कि सारे के सारे पार्टिकल जो होते हैं एक रिजिड बॉडी के सर्कुलर पाथ में रोटेट करती हैं। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। और जितने पार्टिकल होते हैं वो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर रहते हैं। सारे के सारे जो इनका सेंटर ऑफ मास होता है वो हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आता है। जितने भी सर्कल हैं हमारे यहाँ पर, उनकी जो सेंटर होंगे वो एक लाइन पर होती हैं, और उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे सारे पार्टिकल रोटेट कर रही हैं तो इन सबके सेंटर को मिलाकर जो लाइन बनती है वही हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज द ऑसिलेटरी मोशन।
ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन को हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं अ मोशन in which a particle which is not a point, a motion in which particle move to and fro, back and forth about their mean position. ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, जिसमें एक पार्टिकल जो होता है टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन करता है फिक्स पोजीशन पर। जैसे कि हमारी पेंडुलम, जो पेंडुलम होता है वह यहां से हम देख रहे हैं, ये हमारी मीन पोजीशन है पेंडुलम की, और ये है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। यहां से यहां जाती है पेंडुलम। अगर हम, और पहले हम यहां से यहां लेते हैं पेंडुलम, सपोज कीजिए यहां से हम यहां लेके गए, तो कुछ समय के बाद में फिर पेंडुलम हमारी यहां से यहां जाती है, फिर यहां से यहां जाती है, एंड दैट मोशन ऑफ द पेंडुलम इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड। तो इस तरीके के मोशन में एक मीन पोजीशन है और एक्सट्रीम पोजीशन है, इसके ही अराउंड में बाउंड रहती है। तो इस तरीके के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसमें हम एक बात है, पीरियोडिक है, फिक्स्ड इंटरवल टाइम की बात ये होता है, और बाउंडेड भी है। तो पीरियोडिक एंड बाउंडेड मोशन आर गोइंग टू बी द ऑसिलेटरी मोशन। ऐसा मोशन जो पीरियोडिक है और बाउंडेड भी है, पीरियोडिक एंड बाउंडेड मोशन आर सेड टू बी ऑसिलेटरी मोशंस। नोट इट डाउन। अब हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास वो सेट होते हैं, वो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जो कि हेल्प करते हैं इन डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ एन बॉडी, उन्हें हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, so we have system of coordinates that describe the position of an object to the observer। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होते हैं जिनकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, हम अपने लिए। साथ ही साथ ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास
कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होते हैं, एक्स वाई जेड, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड को यूज करते हैं टू डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ द बॉडी। सो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार की होती हैं, पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं और ये न्यूटन्स लॉ को ओबे करते हैं। साथ ही साथ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जो कि न्यूटन्स लॉ को ओबे नहीं करते। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ टू टाइप, फ्रेम ऑफ रेफरेंस is of two types. First, inertial frame of reference. Inertial frame of reference. That obeys Newton's law. ये न्यूटन्स लॉ को ओबे करते हैं। वहीं सेकंड, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस that do not obey न्यूटन्स लॉ। ये न्यूटन्स लॉ को ओबे नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो हमारे पास एक बोट है। सपोज कीजिए हमारे पास ये बोट है और ये हमारे पास वाटर है। तो ये जो है हमारे पास रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे न्यूटन्स लॉ ओबे होंगे और हम इसे इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काउंट करेंगे। वहीं अगर हमारी ये जो वाटर की स्पीड है किसी रीजन से जो हमारी बोट है इसकी स्पीड कंटिन्यू चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ रही है और न्यूटन्स लॉ ओबे नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। एंड 3D। हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में जानते हैं कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वी आर गोइंग टू हैव द 3 कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z, और ये हमारे पास यहाँ होता है ओरिजिन। तो अब हम बात करें 1 डायमेंशन की, तो 1 डायमेंशनल मोशन या 1 डायमेंशनल मोशन जो होता है ऐसा मोशन होता है कि हमें इन 3 कोऑर्डिनेट में से उस बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए केवल एक कोऑर्डिनेट चाहिए।
तो ऐसे मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो वी हैव वन डायमेंशनल मोशन या वन डी मोशन। वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन को हम डिफाइन करेंगे अ मोशन in which one coordinate is required out of three to define the position of a object। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करना है तो केवल और केवल हमें एक एक्सिस, सपोज कीजिए एक्स एक्सिस ले लो, एंड वाई एक्सिस ले लो, जेड एक्सिस ले लो, केवल एक एक्सिस चाहिए। और हम अगर उस एक एक्सिस को लेकर के उसकी पोजीशन, टाइम सबको डिफाइन कर पा रहे हैं तो ऐसे मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। सपोज कीजिए ट्रेन चल रही है, वी हैव अ ट्रेन दैट इज मूविंग, तो हमें ट्रेन की डिफिनेशन के लिए वन डायमेंशनल मोशन चाहिए। अगर कोई पर्सन है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो इसे डिफाइन करने के लिए भी हमें वन डायमेंशनल मोशन चाहिए। अगर कोई बॉल नीचे गिर रही है तो केवल एक ही एक्सिस है, तो इस तरीके के मोशंस को हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, क्योंकि हमें केवल एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। तो ऐसे मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। वहीं टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन टू डायमेंशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें हमें एक कोऑर्डिनेट से काम नहीं बनेगा। हमें अगर उसकी पोजीशन डिफाइन करना है तो हमें एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो वो मोशन जिसमें कि हमें किसी भी बॉडी की पोजीशन डिफाइन करने के लिए एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट रिक्वायरमेंट हो, तो वो हमारा टू डायमेंशनल मोशन होता है। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास ये x एंड y इक्वल टू 0, यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है जो यहाँ पर रखी हुई है, प्लेट पर चल रही है, और हमें इसकी पोजीशन पता करनी है। तो हम दो कोऑर्डिनेट रिक्वायरमेंट होगी, x एंड y, a इक्वल टू x, y। हम दो कोऑर्डिनेट जब लेंगे तब हम उसकी पोजीशन को डिफाइन कर पाएंगे। तो हमें एक पॉइंट से काम नहीं बन रहा है, यहाँ पर हमें दो पॉइंट चाहिए। तो इस प्रकार के मोशन को जिसमें कि हमें दो कोऑर्डिनेट रिक्वायरमेंट होती है उसे हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो जैसे ये हमारे पास इंसेक्ट है जो ट्रोल कर रहा है, या फिर हमारे पास कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड के अंदर अगर हमारे जो स्टैगर होता है, यहाँ हमारा स्टैगर जो रहता है और उससे हम हिट करते हैं छोटी छोटी गोलियों को, तो और हमने बड़े स्टैगर से हिट किया और जो हमारी उधर उधर जाती हैं, तो यहाँ पर भी इसे डिफाइन करने के लिए हम वन डायमेंशनल मोशन से काम नहीं बनेगा। यहाँ पे भी दो एक्सिस हैं एक्स एंड वाई, तो ये भी हमारा टू डायमेंशनल मोशन है। तो टू डायमेंशनल मोशन में एटलीस्ट टू कोऑर्डिनेट हमें रिक्वायर होती हैं।
वहीं वन डायमेंशन में हमें एक कोऑर्डिनेट से काम बन रहा था। इसी प्रकार से अगर हमारी अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ रोटेट करते हुए भी हमारा 2 डायमेंशनल मोशन में उसे हम काउंटर करेंगे। तो हम कह सकते हैं अ मोशन इन विच two coordinates are required to define the position बॉडी। ऐसा मोशन जिसमें कि हमें 2 कोऑर्डिनेट रिक्वायरमेंट होती है पोजीशन डिफाइन करने के लिए, उसे हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन भी आर 3 डायमेंशनल मोशन। या 3D मोशन। थर्ड है हमारे पास 3 डायमेंशनल मोशन। तो 3 डायमेंशनल मोशन को हम कहें तो ऐसा मोशन जिसमें कि हमें 3 कोऑर्डिनेट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। तो इस प्रकार के मोशन को हम 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो कैसे बोलेंगे? अ मोशन इन विच motion in which 3 coordinates are required to define the position ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम यहां देख सकते हैं ये एक चाइल्ड है जो कि एक काइट को उड़ा रहा है। ये उसकी काइट है जिसे कि वो उड़ा रहा है। और इस काइट की पोजीशन हम 2D में डिफाइन नहीं कर सकते। इस काइट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें 3 डायमेंशन एक्स एक्सिस भी चाहिए, वाई एक्सिस भी चाहिए, जेड एक्सिस भी चाहिए। तो इस प्रकार के मोशन को हम 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। साथ ही साथ जो गैस मॉलिक्यूल्स होती हैं उनका रैंडम मोशन, जो गैस मॉलिक्यूल हैं तो रैंडमली इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर मोशन कर रहे हैं। जो हमारे चारों तरफ गैसेस हैं वो एक फिक्स पोजीशन पे नहीं है, चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, मोशन कर रही हैं। इस प्रकार के मोशन को भी हम 3 डायमेंशनल मोशन कहेंगे।
इसी प्रकार जो एरोप्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेन बहुत बड़ा जो एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरोप्लेन है जो कि फ्लाई कर रहा है। अगर हमें उसकी पोजीशन एक्स, वाई एंड जेड पोजीशन डिफाइन करनी है, उसके लिए भी हमें 3 डायमेंशन चाहिए होंगे। एक डायमेंशन से हम उसकी पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के मोशन को हम 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। नोट इट डाउन।